अस्सलामुअलैकुम। आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, व्हाट विल बी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ ब्रास स्फीयर of 0.6 centimeter when it is heated from 30 degree centigrade to 100 degree centigrade. Alpha is equals to 19 exponent minus 6 per degree centigrade. क्या कहा जा रहा है कि आपको कि वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। एक स्पेयर है जिसका डायमीटर 0.6 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। कह रहे हैं उस स्पेयर को हम हीट कर रहे हैं। वो स्पेयर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो इनिशियल टेम्परेचर है उस पर रखा हुआ है। अब हम उसको हीट कर रहे हैं कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब बताना ये है, बताइए उस स्पेयर में जो अल्फ़ा जो है जो इसको हीट कर रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, बताना ये है कि इस वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। क्योंकि आपको पता है हम लोग वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है वो ये कि वो क्या है कि जब हम हीट सप्लाई करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को तो इट एक्सपेंड्स, वो एक्सपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही है कि पहले टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब टेम्परेचर हमने 30 से बढ़ाकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। अब जो है क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि व्हाट विल बी चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। ठीक है, और आपको अल्फ़ा की वैल्यू यानी कि जो ब्रास का जो के लिए हमने जो है अल्फ़ा की वैल्यू जो दी हुई है वो 19 एक्सपोनेंट -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर अब डेटा बना लेता हूँ। डेटा में आपके सामने क्या है, तो डेटा देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मालूम क्या करना है, डेल्टा वी आपने मालूम करना है। T1 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, T2 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। अल्फ़ा की वैल्यू के 19 एक्सपोनेंट -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, तो यहाँ पर आपको स्पेयर दिया हुआ है, स्पेयर मैंने ड्रॉ करा है जिसका डायमीटर कितना 0.6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अच्छा स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है वो आपको पता है V इज़ इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें यहाँ पर आर चाहिए। ठीक है, जब जाकर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकेंगे तो मैं यहाँ पर डायमीटर है, डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस मालूम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो डायमीटर आपको दिया हुआ है कितना 0.6 सेंटीमीटर, मैं इसको लिखना भूल गया था। अच्छा ये आ गया, अब मैं इसका हाफ कर दूंगा, आर इज इक्वल्स टू D/2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.6 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा ये सेंटीमीटर में है, 0.3 सेंटीमीटर है। मैं इसे डिवाइड बाई 100 कर दूंगा तो किस में आ जाएगा हमारे पास ये 3 एक्सपोनेंट -3 मीटर। ठीक है, तो आपको पता है जब हम इसको 0.3 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ तो 3 एक्सपोनेंट -3 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमें क्या मिल गया, यहाँ पे रेडियस निकाल लिया हमने। अच्छा अब हमें ज़रूरत है फॉर्मूले में डेल्टा टी की, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। तो आपके पास डेल्टा टी निकालने के लिए क्या आएगा, T2 - T1। अच्छा देखिए यहाँ पर जो है मैंने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया है केल्विन में। ठीक है, इसकी वजह एक तो ये है कि हमें अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में दी हुई है, तो इसके पर डिग्री सेंटीग्रेड में दी हुई है तो हमें इसको, ये भी डिग्री सेंटीग्रेड में ही है तो एक ही सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, हमें इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसे केल्विन में भी कन्वर्ट करेंगे तब भी वही आंसर आएगा जो इसको यहाँ पर सॉल्व करने पे आंसर आएगा। जैसे कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 100 - 30। ठीक है, तो आपको T2 की वैल्यू है 100 और T1 की वैल्यू है 30, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा टी इज़ इक्वल्स टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके पास आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रेडियस भी निकाल लिया और चेंज इन टेम्परेचर भी निकाल दिया। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। चलें सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें तो हमें क्या, वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, बीटा डेल्टा वी इज़ इक्वल्स टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। में बीटा जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन है, वी नॉट जो है इनिशियल वॉल्यूम है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, अब मेरे पास जो है वो डेटा में डेल्टा टी तो मौजूद है लेकिन बीटा और वी नॉट की वैल्यू मौजूद नहीं है, तो मैं पहले इन दोनों की वैल्यू को फाइंड करूँगा। तो यहाँ पर आएगा फॉर बीटा, मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, मैं बीटा के लिए काम कर रहा हूँ। तो आपको पता है बीटा का रिलेशन क्या है, बीटा इज़ इक्वल्स टू 3
अल्फ़ा। ये बहुत कॉमन रिलेशन है, आपने इसको प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है और हमारे सेकेंडरी थ्योरी में भी बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा की डेरिवेशन को ड्राइव कराया गया है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अल्फ़ा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 19 एक्सपोनेंट माइनस 6, जो आपका अल्फ़ा की वैल्यू मौजूद है। अब आप क्या करेंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर बीटा को इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5.7 एक्सपोनेंट माइनस 5, और बीटा का जो यूनिट है वो भी वही यूनिट है जो अल्फ़ा का है, डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अच्छा हमें बीटा की वैल्यू मालूम हो गई। अब हम काम करेंगे किसके लिए, वी नॉट के लिए। तो हेडिंग डाल देंगे फॉर वी नॉट। तो हम यहाँ पर वी नॉट के लिए काम कर रहे हैं। तो वी नॉट का क्या है, वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, वी नॉट इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास वी नॉट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या है, रेडियस सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्पेयर है। अच्छा जी, अब आपको पता है 4/3 पाई की वैल्यू आपको पता है 3.142, और आर की वैल्यू भी आपको मालूम है जो आपने निकाली है ऊपर 3 एक्सपोनेंट माइनस 3, डेटा में आपके पास मौजूद है। ठीक है, ऊपर क्या लगा हुआ है, क्यूब, तो आप क्यूब लगा देंगे। तो आपके पास यहाँ पर जो है वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी, उसे जब मल्टीप्लाई कर इसका क्यूब लेंगे, फिर जो आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आंसर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड बाय 3 कर देंगे। इसे सॉल्व कर दिया, 1.13 एक्सपोनेंट पावर माइनस 7, और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब होगा हमारे पास। तो आपने इसको सॉल्व किया, इसका क्यूब लिया, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई किया पाई के साथ, जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, जो आंसर है उसको डिवाइड बाय 3 कर दिया। तो वी नॉट इज इक्वल टू 1.13 एक्सपोनेंट की पावर माइनस 7 मीटर क्यूब बन गया। पुटिंग बीटा एंड वी नॉट इन इक्वेशन 1, हमने बीटा और वी नॉट को इक्वेशन 1 में उठा के पुट करना है। तो इक्वेशन 1 क्या है, डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। तो आपके पास डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा की वैल्यू क्या है, 5.7 एक्सपोनेंट माइनस 5। ठीक है, ये बीटा की वैल्यू है। वी नॉट की वैल्यू क्या है, 1.13 एक्सपोनेंट की पावर है माइनस 7, और टेम्परेचर कितना है 70, टेम्परेचर है 70, डेल्टा टी जो हम निकाल चुके हैं। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम। सॉल्व किया 4.51 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर क्यूब। ठीक है, आपने क्या किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया वो 4.51 एक्सपोनेंट माइनस 10 जो है वो इतना चेंज आया है वॉल्यूम में जब हमने इसको हीट किया। एक 30 डिग्री से 100 डिग्री तक एक स्पेयर को हमने हीट किया, तो इतना वॉल्यूम में चेंज आया है, ये हमें फाइंड करना था। तो ये आपके सामने पूरा न्यूमेरिकल है। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं, मैंने सब स्टेप बाय स्टेप जो यहाँ पर करा है। पहले बीटा निकाला, फिर मैंने वी नॉट निकाला, और उसके बाद मैंने इसको उठा के दोनों को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। तो आपके पास जो आंसर आया, दिस इज़ योर करेक्ट आंसर है। चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना था, जो हमने मालूम कर लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ईच ऑफ द 2 सिमिलर स्पेयर्स each of mass 10 gram so that electrostatic repulsion is balanced by gravitational force। क्या कहा जा रहा है आपको, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे फ्रॉम ईच ऑफ 2 सिमिलर स्पेयर्स, 2 सिमिलर एक जैसे स्पेयर्स हैं और दोनों का मास 10 ग्राम है, और दोनों के दरमियान क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन लग रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्पेयर हैं दोनों के पास सिमिलर चार्जेस हैं, और सिमिलर चार्जेस आर ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन प्रोड्यूस हो रही है, इट मीन्स स्पेयर्स के पास सिमिलर चार्जेस हैं, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन इज बैलेंस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको कौन बैलेंस कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है, 2 स्पेयर हैं, दोनों के पास सिमिलर चार्जेस हैं और दोनों का मासेस भी सेम है,
तो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अच्छा, दोनों रिपेल करेंगे, थोड़ा दूर जाएंगे और थोड़ा दूर जाने के बाद एक जगह पर दोनों रुक जाएंगे। इसकी वजह यह है कि वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ बैलेंस्ड है। पहले स्पेयर जब तक पीछे जा रहे थे, जब तक क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा थी। जब थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा हो गया दोनों के दरमियान, तो दोनों क्या हो गए, फोर्स थोड़ी वीक हुई, तो यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बैलेंस्ड हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ। ठीक है, ये बात यहाँ पर समझाई गई है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन इज बैलेंस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया। अब हम इसके डेटा की तरफ चलते हैं। आपके सामने डेटा बनाया कि मालूम क्या करना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने हैं आपको। ठीक है, अच्छा, दूसरा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं आपको ये। फिर क्या कहा, M1 और M2 दोनों का मास कितना था, 10 ग्राम। सिमिलर मास है, दोनों ग्राम में डिवाइड बाय 1000 किया, 0.01 किलोग्राम में आ गया। फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, ये आपको गिवन देगा क्वेश्चन में 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आपको याद भी होनी चाहिए MCQs वगैरह के लिए। कूलम कांस्टेंट के, इसकी वैल्यू क्या, 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कूलम कांस्टेंट के की वैल्यू ये भी याद होनी चाहिए आपको, लेकिन पेपर में गिवन देगा। अच्छा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका चार्ज है ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको याद होनी चाहिए। और न्यूमेरिकल में ये भी आपको गिवन देगा, लेकिन आपको ये वैल्यूज़ याद होंगी तो आपके लिए MCQs में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, दूसरी बात कि दोनों के चार्जेस क्या हैं, सिमिलर हैं। मैंने कहा भाई Q1 क्या है, Q2 के बराबर है। अगर ये 10 होता तो ये भी 10 होता। अभी दोनों की वैल्यू नहीं दी हुई, तो मैंने कहा दोनों Q के बराबर हैं और हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए Q भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में दो स्पेयर्स हैं, दोनों स्पेयर के पास सिमिलर चार्जेस हैं और दोनों क्या हो रहे हैं, दूर भाग रहे हैं एक दूसरे से। लेकिन ये थोड़ा दूर जाने के बाद ये क्या हो गया, रुक गए। ये इधर रुक गया लेफ्ट पे, ये यहाँ रुक गया, क्योंकि फोर्स पहले ज़्यादा थी तो दोनों रिपेल कर रहे थे। अब फोर्स थोड़ी कम हुई तो क्या हुआ, उसे आपको पता है एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। तो ये बॉडी अगर आपस में रिपल्जन कर रही हैं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से रिपल्जन कर रही हैं, सिमिलर चार्जेस हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये अट्रैक्शन भी कर रही हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रही हैं और रिपेल भी कर रही हैं। पहले रिपल्जन फोर्स ज़्यादा थी तो दोनों दूर दूर जाते रहे, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। लेकिन जब दोनों फोर्सेस क्या हुई, थोड़ी सी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थोड़ी सी वीक हुई, तो इससे ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसे क्या कर लिया, उसके इक्वल आगे बैलेंस कर लिया। तो इससे क्या हुआ, बॉडी दोनों जो है वो क्या हो, दोनों बॉडी स्टॉप हो गई, रुक गई। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको क्या दी हुई है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल्स टू F ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल्स टू F ग्रेविटेशनल। ये दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस्ड हैं। तो यहाँ पर F इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम फोर्स है तो इसका फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और F ग्रेविटेशनल है तो इसका फॉर्मूला क्या है, G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। फिर आपको पता है आर स्क्वायर या आर स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये आर स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड पे है। जब इसको इस इक्वल टू की दूसरी तरफ लेके जाऊँगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और दोनों ये अपॉन में होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या रह गया, के Q1 Q2 इस इक्वल्स टू G M1 M2। ये आपके पास क्या बच गया, के बच गया, ठीक है, और G M1 M2 रह गया। अच्छा, आपको पता है हमें निकालना क्या है, चार्जेस निकालने पहले। तो दोनों Q1 Q2 की जगह क्या लिख दूंगा, मैं Q लिख दूंगा। यहाँ पे K, इसकी जगह पर भी आ गया Q और यहाँ पर भी Q, G M1 M2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या होगा, यहाँ पर दोनों के मल्टीप्लाई में है, यहाँ ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर Q क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आया, G M1 M2 अपॉन K। ठीक है, क्या करा मेरे बेटा, मैंने यहाँ पे जो है वो Q और Q दोनों को क्या कर दिया, तो Q स्क्वायर हो गया। K यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ ले गया तो डिवाइड में आ गया। मुझे पहले Q निकालना है, Q निकलेगा तो ही मैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकूँगा। यहाँ पर क्या हुआ, Q स्क्वायर है। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं सबकी वैल्यूज़ पुट करने लगा हूँ। तो Q स्क्वायर इस इक्वल्स टू G की वैल्यू क्या है,
6.67 एक्सपोनेंट -11, ठीक है। और m1 की वैल्यू क्या है 0.01 और m2 की वैल्यू क्या है 0.01 डिवाइडेड बाय k की वैल्यू क्या है 9 एक्सपोनेंट 9, ठीक है। ये तीनों आपस में क्या है मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इससे डिवाइड करेंगे यहाँ पर हम लोग। 7.41 एक्सपोनेंट -25, और ठीक है ये क्या है क्यू स्क्वायर। मुझे क्यू स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए क्यू। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्या लिखा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर क्यू स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल्स टू 7.41 एक्सपोनेंट -25। इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। हमने क्या करा यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया, तो स्क्वायर रूट लेकर क्या आया, Q इज इक्वल्स टू 8.60 एक्सपोनेंट -13 कूलम। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्या, चार्ज निकल गया हमारे पास। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, Q इज इक्वल्स टू NE। चार्ज हमारे पास जो है उस इक्वल्स टू n टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अच्छा, हमें निकालना क्या है n। E जो है मल्टीप्लाई में यहाँ ले जाऊँ तो डिवाइड हो जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू Q अपॉन E, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ क्या करेंगे, Q की जगह पर आएगा 1, जो हमारे पास चार्जेस जो निकले हैं वो 8.60 एक्सपोनेंट की पावर -13 डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट -19। हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम हो जाएंगे। हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, 8.60 एक्सपोनेंट -13 डिवाइड बाय 1.6 एक्सपोनेंट -19। तो आपके पास क्या आ रहा है 5380488.15 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे वो निकलेंगे। जो क्वेश्चन क्या था ना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड, कितने इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, इतने इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या है, आप चाहें तो इसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉइंट को शिफ्ट कर दें, 1 2 3 4 5 6, 5 डिजिट में आगे ले आया, तो n इज इक्वल्स टू 5.38 एक्सपोनेंट पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये इसको मैंने क्या कर दिया, पॉइंट को शिफ्ट करके मैं आगे ले आया एक डिजिट के बाद, तो मेरे पास क्या है, ये भी आंसर है। और देखें ये आंसर भी करेक्ट है मेरा, और ये आंसर भी करेक्ट है। दोनों में से कोई भी आंसर आप चाहें लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर हमारा जो न्यूमेरिकल है ये वाला कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये आपके सामने पूरा न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल मैंने आपको यहाँ पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने थे, और जो है आपके सामने दो स्पेयर्स हैं, मैंने इनको पहले फॉर्मूले लगाए यहाँ पर, और इस फॉर्मूले की मदद से जो है मैंने पहले दो कंडीशन अप्लाई करी, उसकी मदद से मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया, और फिर उसकी मदद से मैंने चार्ज को फाइंड करा, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज निकल गया Q, फिर मैंने फॉर्मूला लगाया Q इक्वल्स टू NE। जो चार्ज है वो नंबर ऑफ n टाइम्स E के इक्वल है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। तो मैंने चार्ज ऑफ n निकालना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने थे, मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया। अच्छा, तो यहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये वाला है, और इससे प्रीवियस न्यूमेरिकल भी और मज़ीद भी जो आगे डिस्कस होंगे वो तमाम न्यूमेरिकल जो है इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है मुझे आपको क्लियर हो गए होंगे कॉन्सेप्ट, और अगर अभी भी किसी कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है।